गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आप लोग बच्चों कक्षा 7 की एसएसटी निकाल लो, निकाल ली। अब देखिए पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 का नाम है दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास। ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये शब्दावली में दिया हुआ है इसको देखिए, लिखा है नटराज। तो देखिए क्या है, तंजौर स्थित प्रसिद्ध कांसे की शिव की प्रतिमा है। ये क्या है? अब देखिए ये लिखा है लिंगायत। अब देखिए लिंगायत चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक आंदोलन है। अब देखिए वलनाडु, ये क्या है, चोलों के अधीन जिले। और देखिए ये क्या है, आक्रांता आतंकवादी। आक्रांता क्या है, आतंकवादी। और ये तानियर बड़े नगर हैं। और देखिए नगरम व्यापारियों की वर्चस्व वाली सभाएं हैं। और गोपुरम मंदिर का पिरामिड नुमा उत्तंग प्रवेश द्वार। ठीक है, ये समझ गए बेटा। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे आगे प्रस्तावना। देखिए बच्चों प्रस्तावना में लिखा है, सामान्यतः विंध्य पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिण भारत कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? विंध्य पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक का ये जो विशाल प्रदेश है ये क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत कहा जाता है। इसका आकार ऐसे त्रिभुज के समान है जिसका आधार, अब देखिए जो इसका आकार है एक त्रिभुज के समान है जिसका आधार विंध्य पर्वत, शीर्ष कन्याकुमारी तथा पूर्वी और पश्चिमी घाट दो भुजाएं हैं। देखिए जिसका आधार कैसा है? विंध्य पर्वत, शीर्ष कन्याकुमारी तथा पूर्वी और पश्चिमी घाट। कौन कौन से हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट दो भुजाएं हैं। अब देखिए विंध्य श्रेणी के दक्षिण का भाग, जो विंध्य श्रेणी है उसके दक्षिण का भाग प्राचीन साहित्य में दक्षिण पथ के रूप में वर्णित है। और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को क्रमशः बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर घेरे हुए है। किसको? पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, ये घेरे हुए हैं। यह प्रदेश एक प्रायद्वीपीय पठार है। ये कैसा है प्रदेश? एक प्रायद्वीपीय पठार है जो वनाच्छादित पहाड़ियों तथा नदी घाटियों से विच्छेदित है। किससे? वनाच्छादित पहाड़ियों से, वन से घिरा हुआ और नदी घाटियों से विच्छेदित है। ये पहाड़ियां तथा घाटियां पठार को अनेक इकाइयों में बांटती हैं। क्या करती है ये पहाड़ियां तथा ये घाटियां पठार को अनेक इकाइयों में बांटती है। पिछली कक्षा में हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ईसा काल के आरंभ में दक्षिण भारत में 3 राज थे। दक्षिण भारत के कितने राज थे? 3 राज थे। कौन कौन से देखते हैं? चेर, चोल एवं पांड्य। तो देखिए 3 राज थे दक्षिण भारत के। अब देखिए ईसा की 4वीं शताब्दी में चालुक्य तथा पल्लव भी उदित हुए। जो ईसा की 4वीं शताब्दी थी इसमें क्या हुआ? चालुक्य तथा पल्लव उदित हो गए। इन दोनों राजवंशों ने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। पल्लव और चालुक्य ने, इन दोनों राजवंशों ने कितने वर्ष तक? लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। और चोल 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर क्या हुआ? चोल जो थे वो 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर दक्षिण भारत में पुनः शक्तिशाली बने। इन्होंने पल्लवों को हरा दिया और ये चोल जो थे और ये शक्तिशाली बन गए। इतिहासकारों ने इन्हें शाही चोल की संज्ञा दे दी। और देखिए इतिहासकार जो थे इन्होंने शाही चोल नाम
की संज्ञा दे दी, यानी शाही नाम से, शाही चोल नाम से इनको पुकारा जाने लगा। मध्य युग के प्रारंभिक काल में, मध्य युग के प्रारंभिक काल में प्रादेशिक राज्यों के बीच सत्ता के लिए अभूतपूर्व संघर्ष रहे। प्रायद्वीपीय भारत के मध्य युगीन इतिहास का अध्ययन 2 शीर्षकों में किया जा सकता है। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य युगीन इतिहास का अध्ययन 2 शीर्षकों में किया गया है। देखिए, पहला नंबर है दक्कन का इतिहास और दूसरा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए दक्कन राज्यों में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय एवं होयसल सम्मिलित हैं। जो दक्कन के राज्य हैं उसमें राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय एवं होयसल ये सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश राजवंश सामंत थे। इनमें अधिकांश राजवंश सामंत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए। सामंत देखिए बेटा, जैसे सरदार हुए, स्वतंत्र हो गए। अधिकांश राजवंश परस्पर युद्ध करते रहते थे। देखिए, जो राजवंश परस्पर युद्धरत रहते थे, यानी युद्ध करते रहते, किंतु इन्होंने अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। राष्ट्रकूटों के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए कल्याणी के चालुक्य, देखिए लिखा है 973 से 1200 ईस्वी तक। कल्याणी की चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। जो कल्याणी के चालुक्य थे इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। इस राजवंश की स्थापना 973 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने, किसने? तैलप द्वितीय ने की थी। इसका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, जो इसका साम्राज्य था कल्याणी की चालुक्यों का, तो देखिए ये कहाँ से था? दक्षिण में, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के वेंगी तक फैला हुआ था। और वेंगी पर पूर्वी चालुक्यों का अधिकार था। वेंगी पर क्या था? जो पूर्वी चालुक्य थे इनका अधिकार था। पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूटों के सामंत थे। जो पश्चिमी चालुक्य थे ये राष्ट्रकूटों के सामंत यानी सरदार थे। तैलप द्वितीय 973 से 997 ईस्वी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो तैलप द्वितीय था इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा राष्ट्रकूटों के अन्य सभी सामंतों को हरा दिया। और क्या क्या किया? जो राष्ट्रकूट के अन्य सामंत थे उनको हरा दिया। उसने मालवा के परमारों को भी हराकर, और क्या किया? जो मालवा के परमार थे उनको भी हराकर मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रकार उसका गुजरात पर भी नियंत्रण हो गया। अब देखिए विक्रमादित्य चतुर्थ 1076 से 1126 ईस्वी तक सबसे उल्लेखनीय चालुक्य शासक था। कौन? विक्रमादित्य चतुर्थ। ये सबसे उल्लेखनीय चालुक्य शासक था जिसने आंध्र के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया था इसने? आंध्र के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया था तथा द्वार समुद्र के होयसलों, उचांगी के पांड्यों और गोवा के कदम्बों तथा अन्य सामंतों को भी हरा दिया। और किंतु उसके कमजोर जो उत्तराधिकारी अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण न रख सके, जो कमजोर उत्तराधिकारी थे वो अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण न रख सके तथा चालुक्य वंश का पतन होने लगा। और क्या होने लगा? चालुक्य वंश का
धीरे धीरे पतन होने लगा। अब देखिए द्वार समुद्र के होयसल, देखिए 1110 ईस्वी से 1310 ईस्वी तक जो ये द्वार समुद्र के होयसल है। अब देखिए इन्होंने 1110 ईस्वी से 1310 ईस्वी तक होयसल राजवंश की स्थापना 1110 ईस्वी में विटिगा विष्णुवर्धन ने की थी। जो होयसल राजवंश था उसकी स्थापना 1110 ईस्वी में किसने की थी? विटिगा विष्णुवर्धन ने। किसने की थी बच्चों? विटिगा विष्णुवर्धन ने सन 1110 ईस्वी में की थी। अब देखिए होयसल चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। होयसल जो थे वो ये पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। उनकी राजधानी मैसूर के निकट द्वार समुद्र में थी। किसकी? जो होयसल चोल थे इनकी राजधानी मैसूर के निकट द्वार समुद्र में थी। वे मैसूर यानी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन करते थे। क्या करते थे? वो मैसूर तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन करते थे। वे पांड्यों तथा चोलों के साथ सदैव युद्ध करते रहते थे। किसके साथ? पांड्यों और चोलों के साथ युद्ध करते रहते थे। अंततः वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा 1319 ईस्वी में पराजित हो गए। और क्या हुआ कि लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर, ठीक है, इनके द्वारा 1319 ईस्वी में पराजित यानी हार गए। अब देखिए देवगिर के यादव, देखिए 1185 से 1312 ईस्वी तक देखिए भिल्लामा ने 1185 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना की। किसने की? भिल्लामा ने। और सन 1185 ईस्वी में जो यादव वंश था उसकी स्थापना की। यादवों की राजधानी महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट देवगिर में थी। जो यादवों की राजधानी थी कहाँ थी बच्चों? महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट यानी पास में देवगिर में थी। यादवों का द्वार समुद्र के होयसलों से निरंतर संघर्ष रहता था। जो यादव थे उनका द्वार समुद्र के जो होयसल थे निरंतर उनसे संघर्ष यानी युद्ध चलता रहता था। और देखिए आगे सन 1200 ईस्वी में इन्होंने गोदावरी तथा कृष्णा, कौन कौन सी नदी है? गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य प्रदेश पर अपना शासन कायम कर लिया। और क्या कर लिया? अपना अधिकार कायम कर लिया। अंतिम यादव शासक रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, अंतिम यानी अंत में यादव शासक जो थे और रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक काफूर के हाथों 1309 ईस्वी में पराजित हो गए। और क्या हुआ? 1315 ईस्वी में यादव राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्या हुआ बच्चों? 1315 ईस्वी में यादव राज्य जो था वो खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है बेटा, अब आप लोग निशान लगा लो। आज यहीं तक पढ़ाएंगे और आगे का फिर कल पढ़ाएंगे। ठीक है।